सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927 को शाम को 9:30 बजे किया गया। ये हमने कल के वीडियो में आपको बताया था, और उस वीडियो से आगे का जो कार्रवाई है, यानी कि 26 दिसंबर 1927 दूसरे दिन की जो कार्रवाई है, चूँकि ये जो कार्यक्रम जो हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं, ये महार सत्याग्रह परिषद का है। महार सत्याग्रह 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे था 25 दिसंबर और 26 दिसंबर 1927 को। आज का जो कार्यक्रम है वो 26 दिसंबर 1927 का है। सत्याग्रह में बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, और किस तरह से सत्याग्रही 2 दिन से, यानी कि दूर दूर के प्रदेशों से भी यहाँ पर आए हुए थे, उनके सामने किस तरह से समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, किस तरह से भूखे रहकर सत्याग्रह करना पड़ रहा था, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और क्या कुछ कठिनाइयाँ सामने आती हैं, किस तरह से इस सत्याग्रह के लिए कोर्ट ने क्या कुछ कहा, यहाँ पर सत्याग्रह के अनुकूल है या प्रतिकूल है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हूबहू बाबा साहब के शब्दों में लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सम्मानित साथियों, हमारा ये उद्देश्य है, संकल्प है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश ये नियमित आप तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे, और यही संकल्प के साथ यहाँ पर आउट ऑफ स्टेशन होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप तक पहुँच रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। 27 को शुरू की गई पहले दिन की सभा की कार्रवाई रात 7:30 बजे खत्म होने के बाद लोग आतुरता से भोजन का इंतजार कर रहे थे। सम्मानित साथियों, 25 दिसंबर 1927 को पूरा दिन कार्यक्रम चला है, पूरा दिन स्पीचेज हुए हैं, भाषण हुए हैं बुद्धिजीवियों के सत्याग्रह के संबंध में, और शाम को जाकर जब कार्यवाही समाप्त हुई तो उसके बाद 9:30 बजे बापू साहब शस्त्र बुद्धे और 5-6 अन्य साधुओं के नेतृत्व में मनुस्मृति का दहन किया गया। और हम आपको बता दें, जब कार्रवाई 7:30 बजे खत्म हुई, औपचारिक कार्रवाई सभा स्थल की, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो भोजन का इंतज़ार कर रहे थे। क्या समस्याएं यहाँ पर सामने आई, आइए देखते हैं। जिले जिले से आए लोग सत्याग्रह समिति की सूचनाओं के अनुसार अपने साथ रोटियां लाए थे, लेकिन चूँकि ये लोग सम्मेलन के शुरू होने से 2 दिन पहले आए थे, इसलिए उनकी रोटियां खत्म हो गई थी। मुंबई से आए लोगों को पूरे दिन भर खाली पेट रहना पड़ा था, और वे इंतज़ार कर रहे थे कि भोजन कब मिलेगा। लेकिन मुंबई से खाना बनाने के बर्तन महार न पहुंचने के कारण सामग्री होने के बावजूद खाना नहीं बनाया जा सका।
इसलिए सबको निराशा हुई। हमारे साथ यहाँ सिर्फ इतना महसूस करने की आवश्यकता है कि आज हम मान सम्मान स्वाभिमान की जो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें हमें ये समझने की आवश्यकता है कि किसी ने कुर्बानी दी है, किसी ने बलिदान किया है, किसी ने समर्पण किया है, त्याग किया है, तब जाकर आज हम मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। ये सत्याग्रह उसी का एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से दिन भर भूखे रहने के बाद जब शाम को भोजन का इंतज़ार था तब भी भोजन नहीं मिल पाता है। समस्याएं इतनी विकराल थी, लेकिन सत्याग्रही अपने सत्याग्रह के आंदोलन से टस से मस नहीं हुए। ये यहाँ पर संकल्पबद्धता देखिए, आने वाली पीढ़ी का रास्ता सुगम हो, इसलिए यहाँ पर भूखे रहकर आंदोलन किया जा रहा है बाबा साहब के नेतृत्व में। सत्याग्रही समिति को अंदाजा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए उन्होंने चावल दाल के साथ भुने हुए चने भी खरीदे थे। उस रात सबको खाने के बदले चने दिए गए और लोगों को उसी पर गुजारा करना पड़ा। ऐसा लगा कि कई लोगों को चना खाकर रहना रास नहीं आया, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिस्से के चने लेकर खाना शुरू किया तभी लोगों ने उनका अनुकरण किया। 26 दिसंबर 1927 को यानी दूसरे दिन सुबह 9 बजे परिषद के कामकाज की शुरुआत हुई। उस दिन सत्याग्रह के बारे में बातचीत करनी थी, सो परिषद में ये सम्मेलन में विषय नियामक कमेटी का गठन किया गया। उसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सभा के आसपास खड़े किए गए स्वयं सेवकों को हिदायत दी थी कि कोई भी अजनबी आदमी अंदर न आने पाए। उसके बाद सत्याग्रह किया जाए, इस आशय का प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने सभा के सामने प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पेश करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कल कलेक्टर साहब ने मुझे मुलाकात करने के लिए बुलाया था। उसमें उन्होंने मुझसे ये कहा कि वे इस सत्याग्रह के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्पृश्य लोगों ने इस बारे में दीवानी अदालत में फरियाद की है और उसका निपटारा होने तक अस्पृश्य लोग चवदार तालाब पर न जाएं। इस तरह का तात्कालिक स्थगनादेश अर्थात स्टे भी लेकर आए हैं। कोर्ट की अवमानना ना हो इसलिए मुझे इस काम को करना पड़ रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद सत्याग्रह करने का निश्चय करके आया हूँ। मैं अपने निश्चय से डिगूंगा नहीं और सत्याग्रह करने वाले लोगों को मैं सत्याग्रह करने की ही सलाह दूंगा, लेकिन सत्याग्रह के लिए आए लोगों पर मैं अपनी राय थोपूंगा नहीं, ना उन पर दबाव आने दूंगा। लेकिन स्थगनादेश आया है इसलिए आप सत्याग्रह न करें, ऐसा भी मैं उनसे नहीं कहूँगा। इस पर कलेक्टर साहब ने इच्छा जताई कि सत्याग्रह करने की बात अगर बहुमत से साबित हुई तो वहाँ इकट्ठा लोगों से सदुपदेश के 2 शब्द कहने की इजाज़त मुझे दी जाए। कलेक्टर साहब ने ये बाबा साहब से कहा। जब बाबा साहब उनसे मिलने गए तो ये बात उन्होंने कही कि अगर आप सत्याग्रह के रास्ते से नहीं हटते हैं और अपने समाज को सत्याग्रहियों को आप समझा नहीं पाते हैं या नहीं समझाते हैं तो ऐसे में 2 मिनट का समय मुझे दिया जाए, हम समझाएंगे, क्योंकि कोर्ट का कहीं अवमानना ना हो इसका अनुकरण करना भी ज़रूरी है। ये बात कलेक्टर साहब कहते हैं। मैंने उन्हें वचन दिया है, बाबा साहब कहते हैं कि उन्हें आपके सामने 2 शब्द कहने की इजाज़त दी जाएगी, इससे अधिक मैंने और कोई बंधन स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आपको जो तय करना है उसे तय कर लें। इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हमेशा के लिए अगर हित हो रहा हो तो कुछ समय तक तकलीफ़ें और क्लेश तो सहने ही पड़ेंगे। कठोर तप के बगैर वरदान मिला हो इसका हमारे इतिहास या पुराणों में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हमेशा दुख के बाद ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर मनाही का आदेश तोड़ने के बाद जेल में जाने की नौबत आई तो भी डिगना नहीं चाहिए। स्थगनादेश इस्तेमाल के आधार पर दिया गया है। इस्तेमाल न्यायपूर्ण है अथवा अन्यायपूर्ण ये भी देखना पड़ेगा, वरना कोर्ट का आदेश पालन करने की कोशिश में जिस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसी अन्याय को सहने की नौबत आ जाएगी। सत्याग्रह कठोर तपस्या ही है। सत्याग्रहियों को मन पर काबू रखना पड़ेगा, बेहद तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी, खुद होकर अपनी गर्दन किसी के हाथ खुशी से सौंपनी होगी। आप लाठियां लेकर सत्याग्रह करने नहीं जा सकते, अधिकारियों की किसी भी आज्ञा को टाल नहीं सकेंगे। सत्याग्रह को जाते समय सरकारी अधिकारी पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं तब भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। आखिर तक यही कहते रहना चाहिए कि हमने जो किया है वही सही था। कुल मिलाकर
लाठियां नहीं रखना, नंबर 2 सरकार की आज्ञा का पालन करना, और नंबर 3 जेल जाने की तैयारी रखना, नंबर 4 सरकार से माफ़ी नहीं मांगना। ये 4 बिंदु बाबा साहब ने कहा। इन शर्तों का आपको पालन करना होगा, तभी सत्याग्रह में शामिल होने का फ़ायदा है। केवल मैं कह रहा दृढ़तापूर्वक, इसलिए आपका सत्याग्रह में शामिल होना सही नहीं होगा। अपना मार्ग न्याय का मार्ग है, ये अगर आपको लगता हो, उस पर आपका यकीन हो और कई संकटों का सामना करने के लिए आप तैयार हों, तो ही आप सत्याग्रह करें। प्रस्ताव के बारे में इस तरह का भाषण देने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि जो पक्ष विपक्ष में भाषण होंगे उन्हें शांति से सुने और फिर जो ठीक लगे उसके अनुसार आप निर्णय लें। तो यहाँ पर बाबा साहब ने खुले रूप से आम जनमानस से ये बात कह दी कि आप स्वतंत्र हैं सत्याग्रह में शामिल होने के लिए या न शामिल होने के लिए। साथ ही साथ जो वक्ता लोग थे, पक्ष के भी थे कुछ और कुछ विपक्ष के भी थे। कुछ लोग चाहते थे कि सत्याग्रह हो और कुछ लोग चाहते थे सत्याग्रह ना हो। तो बाबा साहब ने सभी को समान अवसर बोलने का दिया। आम जनमानस से कहा कि आप शांति से सुने और उसके बाद स्वतंत्र रूप से सोच समझकर निर्णय लें। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह ये था कि चबदार तालाब पर नियमित पानी भरने जाना था। हालांकि चबदार तालाब का आंदोलन 19 मार्च 1927 को हो चुका था, लेकिन एक नियमित उसमें आ जाए, नियमित हैबिट में आ जाए लोगों को कि जो तालाब है वहाँ स्पर्श भी जा सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को अनुपालन करने के लिए सत्याग्रह किया जा रहा था। इसके बाद एक पक्ष में और एक विपक्ष में इस क्रम से लोगों के लिए भाषण हुए। उसमें सत्याग्रह के पक्ष में भाषण करने वालों के नाम इस प्रकार हैं। जो सत्याग्रह के पक्ष में बोले वो नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कुछ नाम जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 12 वक्ताओं ने यहाँ पर सत्याग्रह के पक्ष में भाषण दिया और निम्नांकित लोगों ने प्रतिकूल विपक्ष में भाषण दिया। कितने लोग थे यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, सभी का नाम स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। और 8 वक्ताओं ने सत्याग्रह के विपक्ष में भाषण दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सत्याग्रह करने के लिए कोलली के रहने वाले केवल एक ही मराठा वयोवृद्ध राजमाने विशोबा महादेव बाडवल ही आए थे। पक्ष विपक्ष में हुए भाषणों के बाद वह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं मराठा हूँ, मेरे गांव के महार बंधु रूठे हुए हैं, वे गांव में नहीं आते, गांव की सीमा रंटकी हुई है। अब हमें उससे क्या फ़ायदा? हमारे महार बंधुओं का पानी का हट है, हमें वह पूरा करना ही होगा, इसलिए मैं सत्याग्रह के लिए आया हूँ। इन वक्ताओं के भाषणों का क्या असर होना है, इस विषय को लेकर किसी के मन में कोई आशंका नहीं थी। अगर किसी के मन में आशंका हो तो उसे दूर करने में रत्ती भर का समय नहीं लगता, क्योंकि सत्याग्रह के पक्ष में बोलने वाले वक्ता को लोग बोलने देते थे, लेकिन विपक्ष में बोलने वाले को मुंह ही नहीं खोलने देते थे। बात यहाँ तक पहुँची कि डॉक्टर अंबेडकर को कहना पड़ा कि आप विपक्ष के वक्ताओं की भी बात सुन लीजिए। पक्ष विपक्ष के लोगों के भाषण खत्म हुए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, कुल मिलाकर सभा की राय सत्याग्रह के लिए अनुकूल है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। मुझे इस बारे में खुशी है, लेकिन मेरे पीछे अंधों की सेना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसलिए ये कोई और कह रहा है, इसलिए जेल जाकर फंस जाने वाले लोग मैं नहीं चाहता। जेल जाऊँगा लेकिन मैं अपनी अस्पृश्यता से पीछा छुड़ाऊँगा कहने वाले लोग मुझे चाहिए। सत्याग्रह करना है अथवा नहीं, ये निश्चित करने से पहले इस प्रकार आत्मएक करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, ये तय करना जरूरी है। ये ऐसी बात नहीं है कि तालियों की गड़गड़ाहट से अथवा हाथ ऊपर उठाकर ये तय किया जा सके, वो एक गिनती के आधार से ही तय की जानी चाहिए। इसीलिए जो लोग सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों की गिनती करने के लिए मैं कहने वाला हूँ। उस गिनती के आधार से अगर लगे कि बहुमत सत्याग्रह के लिए अनुकूल है तो ही मैं कलेक्टर साहब को सूचना दूंगा और शाम के समय आकर आप लोगों के सामने भाषण करने का निमंत्रण दूंगा। उनकी बात सुनने के बाद भी अगर आपकी राय पक्की रही तभी हम सत्याग्रह करेंगे। अब 12:30 बजे हैं और भोजन अवकाश के लिए सभा स्थगित की जा रही है।
यानी कि 26 दिसंबर 1927 को जो सभा हो रही थी 12:30 बज चुका था और यहाँ पर 12:30 बजे भोजन अवकाश हो जाता है। वे सभा समाप्ति की घोषणा करने ही जा रहे थे कि मुंबई के गैर ब्राह्मणों के पक्ष की ओर से केशवराव जेदे और श्री दिनकर राव जवलकर मुंबई से स्पेशल मोटर से आए। सभा मंडप में बेदाखिल हुए अध्यक्ष द्वारा उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। श्री जवलकर ने अपने भाषण में कहा, आप यहाँ धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, ये ठीक है। दुर्भाग्य से कुछ मराठा लोग आपका विरोध कर रहे हैं। मैं मराठा हूँ, इसलिए मुझे इस बात से बेहद शर्म महसूस होती है। आज तक हम मराठों ने और ब्राह्मणों ने आपको जो तकलीफ़ दी है उसके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम पातकी हैं। हमने आप लोगों के साथ में हाथ में ये सफाई के साधन थमाए हैं, उनका आपको त्याग करना होगा। जहाँ हमारी मालकियत है वहाँ आपकी भी है। आपके नेता बैरिस्टर अंबेडकर द्वारा चलाया गया ये आंदोलन आपके योग्य अधिकारों की प्रस्थापना के लिए है। मैं 2 बार जेल गया। जेल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ सरकार के जेल में कोई जात भेद नहीं है। बाहर के भेद भरे इस नर्क में जीने से जेल बेहतर है। मैं और श्री जेदे सत्यशोधक समाज की ओर से सहानुभूति दर्शाने के लिए आए हैं। मराठा लोग महारों से ज़्यादा काम करवाते हैं। उनके शरीर से बहता पसीना देखकर भी कुलकर्णियों का दिल नहीं पसीजता। ईश्वर अगले जन्म में मराठों को अस्पृश्य बनाए। डॉक्टर अंबेडकर जैसा ज्ञानी और समर्थ आदमी अस्पृश्यों में कोई दूसरा नहीं है। वे आपके हित के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको उनका अनुसरण करना होगा। भारत का देवता ब्राह्मणों के वश में रहकर ब्राह्मणों की सोच रखने वाला हो गया है। वह आपके दुखों को नष्ट नहीं करेगा। आपका दुख बैरिस्टर अंबेडकर जैसा आदमी ही दूर कर सकता है। आज अगर मैं महार होता तो बड़ी खुशी से आपके साथ जेल आता। आपको कानून भंग कर अपने अधिकारों की प्रस्तावना करनी होगी। हिंदुओं के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपको जेल से डरना नहीं चाहिए। ऐसा डर घी चुपड़ी रोटी खाने वाले ब्राह्मणों को लगता है। स्पृश्यों को उनकी जगह दिखाना आपके अपने हाथ में है। आप हिंद पुत्र हैं। आप डॉक्टर अंबेडकर की जयकार कर तालाब को काबिज कीजिए। आपके सेनापति डॉक्टर अंबेडकर साहब जो कहेंगे उसका पालन कीजिए। मेरी अपनी राय है। गैर ब्राह्मणों की पार्टी की राय हमसे अलग है और वही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फरियाद का फैसला आ जाने तक सत्याग्रह को टाले रखिए। ऐसा संदेश गैर ब्राह्मण संगठन ने आपके लिए भेजा है। उनकी राय में सरकार का विरोध करना अस्पृश्य वर्ग के हित में नहीं होगा। उसके बाद श्री केशवराव जेदे ने कहा कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनका आपको विरोध करना, उनका निपटारा करना ही होगा। ये इंसानियत की स्थापना के लिए लड़ाई है। गधे और कुत्ते जिन तालाबों पर पानी पीते हैं उन तालाबों पर आपका पानी भरना मना है। ये बात लांछनास्पद है। आपने भाला अखबार, संग्राम समाचार पत्र और मनुस्मृति का अध्ययन किया, ये बहुत योग्य बात की है। सत्याग्रह कर जेल जाना ही मेरी राय में सही है। जो लोग आपका विरोध करेंगे उनकी आप न सुने। इस प्रकार भाषण होने के बाद दोपहर 1:30 बजे सभा स्थगित की गई। क्रमशः आगे 8वें भाग में क्या कुछ होगा, यानी कि जो सभा स्थगित होने के बाद सेकेंड सेशन में क्या कुछ होता है, सत्याग्रह पर क्या निर्णय आता है, सत्याग्रह करेंगे या नहीं, कलेक्टर साहब आएंगे और क्या समझाएंगे आम जनमानस को, यहाँ पर सत्याग्रहियों को, ये देखने वाली बात होगी। सामान्य साथियों, इसको कंटिन्यू आप देखते रहिए। यही निवेदन आपसे है। डॉक्टर अंबेडकर के संदेश के साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश आपको मिलेगा। इसी निवेदन के साथ कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। ऐसा वैचारिकी सेंटर जहां पर पूरे देश के लोग एकत्र हों। ऐसे ही वैचारिकी सेंटर में जहां पर वैचारिक पूरे देश के बुद्धिजीवी जो एकत्र होंगे, एक ऐसी कार्य योजना बनाए जो अस्पृश्य समाज, बहुजन समाज के हित में हो। ऐसी कार्य योजना वो बनाए, पूरे देश में लागू करें। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। आवाज का BBS3 और आईडासा के माध्यम से कार्य निर्माणाधीन है। आप भी अपना बहुमूल्य योगदान धम्मदान यहाँ पर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर
आपको दिया गया IFSC कोड आपको दिया गया, बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, जो कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश की संकलन करता है और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसी निवेदन के साथ कि यदि आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा तो जन जन तक पहुंचाने हेतु इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सदर नमो बुद्धाय, जय भीम।